आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जो थोड़ा दिमाग घुमा सकता है। हाँ बताइए। क्या हो अगर चेतना मतलब हमारा बोध, अनुभव करने की क्षमता, ये दिमाग की उपज ना हो? अच्छा तो फिर? बल्कि ब्रह्मांड का ही एक फंडामेंटल हिस्सा हो। सोचिए, जैसे एक रेडियो होता है ना, वो तरंगे पकड़ता है, शायद हमारा दिमाग भी चेतना को बस पकड़ता है, रिसीव करता है, बनाता नहीं। हाँ, ये वो प्रचलित भौतिकवादी नजरिया है, उससे तो बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी संभावना को देख रहे हैं, मतलब फिजिक्स, पुराना ज्ञान, जैसे शमन परंपराएं और साइकेडेलिक्स पर जो रिसर्च हो रही है वो भी। हाँ, तो देखते हैं कि चेतना को प्राइमरी मानने का मतलब क्या हो सकता है और इसके इशारे कहाँ मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये विचार आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी साइंस से भी जुड़ता है। कॉम्प्लेक्सिटी साइंस कैसे? मतलब वो विज्ञान जो देखता है कि कैसे सरल नियमों से बहुत जटिल चीजें उभरती हैं, जैसे चींटियों का झुंड या अपना दिमाग ही देख लीजिए। हाँ, दिमाग तो अविश्वसनीय रूप से जटिल है। बिल्कुल, ब्रह्मांड की सबसे जटिल ज्ञात संरचनाओं में से एक। तो क्या ये चेतना को अनुभव करने के लिए ही बना एक एडवांस्ड रिसीवर जैसा है? दिलचस्प सवाल है। और देखिए, क्वांटम भौतिकी भी वो भी कुछ अजीब इशारे करती है। क्वांटम वाला एंगल तो हमेशा चौंकाता है। हाँ, वहाँ वो पर्यवेक्षक वाली बात है ना, मतलब देखने वाला, वो वास्तविकता को प्रकट करने में भूमिका निभाता है। पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स इसे कहते हैं। हाँ वही, मतलब क्वांटम लेवल पर चीजें शायद तय नहीं होती जब तक उन्हें देखा ना जाए। तो ये इस सोच को सीधी चुनौती है कि सब कुछ बस पदार्थ है, पहले से तय है। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकलिज्म को सीधी चुनौती। सही कहा। और देखिए, जब हम ऐसे बड़े रहस्यों के बारे में सोचते हैं, चेतना वगैरह, हाँ। तो लोग अक्सर दो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। हाँ, है ना? कौन से दो? या तो लगता है कि भाई ब्रह्मांड में कोई मतलब ही नहीं है, सब रैंडम है, निराशावाद जिसे कहते हैं। हाँ, निहिलिज्म। या फिर लोग किसी कठोर धार्मिक सिद्धांत को पकड़ लेते हैं। सही है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि शायद एक तीसरा रास्ता भी है, एक तरह की वैज्ञानिक आध्यात्मिकता, या कहें तो आधुनिक आदर्शवाद, आइडियलिज्म। इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये विज्ञान का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही हमारे अपने अनुभव, हमारी चेतना की सीधी खोज, उसको भी महत्व देता है। अच्छा। और इसमें एक बात और है कि शायद हम घटनाओं में, पैटर्न्स में गहरे सांकेतिक अर्थ देखने की क्षमता को फिर से समझ रहे हैं, जिसे शायद पश्चिमी तर्क वाली सोच ने थोड़ा नजरअंदाज कर दिया था। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें हैं या विज्ञान में भी कुछ सुगबुगाहट है? नहीं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, और यही से इतना दिलचस्प बनाता है। देखिए, फिजिक्स में भी अब ये बात हो रही है कि शायद सूचना, इंफॉर्मेशन, वो पदार्थ या ऊर्जा से भी ज्यादा मौलिक हो सकते हैं। सूचना, डेटा, हाँ, एक तरह से। और इसी के साथ वो आइडियलिज्म वाली बात फिर से उभर रही है कि चेतना ही वही परम वास्तविकता है, और ये दुनिया उसी चेतना की एक अभिव्यक्ति। हाँ, कुछ ऐसा ही। और साथ में आप देखिए, हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं, शमन प्रथाएं, रहस्यवाद, भारत की ध्यान पद्धतियां। हाँ बिल्कुल। और अब साइकेडेलिक्स पर जो नई रिसर्च हो रही है, पिलोसाइबिन, LSD वगैरह पर, हाँ, उस पर आजकल काफी काम हो रहा है। वो सब भी चेतना की प्रकृति को सीधे अनुभव करने के रास्ते खोल रहे हैं। और इन नॉन ऑर्डिनरी स्टेट्स में लोग अक्सर एक जैसी बातें बताते हैं, जैसे हर चीज से गहरा जुड़ाव महसूस करना, मैं या ईगो का घुल जाना, खास तरह के ज्यामितीय पैटर्न दिखना, पवित्रता का एहसास। हाँ बिल्कुल, ये इतने कॉमन है कि इन्हें सिर्फ मतिभ्रम या हालुसिनेशन कह के खारिज करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मतलब जो मूल शिफ्ट है वो ये सोचने में है कि क्या वास्तविकता पदार्थ प्रथम न होकर चेतना प्रथम है। एग्जैक्टली, मैटर फर्स्ट या कॉन्शियसनेस फर्स्ट। एक मॉडल का जिक्र है, सिंक्रेटिक आइडियलिज्म, वो इन सबको कैसे जोड़ता है? हाँ, वो एक तरह का एकीकृत मॉडल है। वो कहता है, मान लीजिए एक बुनियादी चेतना का क्षेत्र है, एक फील्ड, उससे सूचना के जरिए ये भौतिक दुनिया उभरती है। ओके। और फिर दिमाग जैसी जटिल संरचनाएं उस चेतना को हमारे व्यक्तिगत अनुभव में बदल देती हैं, उसे प्रकट करती हैं। और ब्रह्मांड में जो जटिलता बढ़ती जा रही है वो भी शायद इसी का हिस्सा हो सकता है। ये एक संभावना है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी का बढ़ना भी चेतना के प्रकट होने की प्रक्रिया का ही हिस्सा हो। अगर ये नजरिया सही दिशा में है तो इसके मायने तो बहुत गहरे होंगे। बहुत ज्यादा। ये विचार को चुनौती देता है कि हम सब बस अलग अलग व्यक्ति हैं, हाइपर इंडिविजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, कि हम सब कनेक्टेड नहीं हैं। बिल्कुल,
इसके बजाय ये सभी चीजों के बीच एक गहरे इंटरकनेक्शन का इशारा करता है। और शायद दुख तकलीफ को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। हाँ, ये भी एक संभावना है। शायद ये हमें पीड़ा को भी एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल या कुछ परंपराओं में जिसे लीला कहते हैं, दिव्य नाटक, हाँ, उसके हिस्से के रूप में देखने का एक फ्रेमवर्क दे सकता है। ऐसा अनुभव कुछ लोगों ने गहरी ध्यान अवस्थाओं या साइकेडेलिक अनुभवों में रिपोर्ट किया है। वाकई ये सब ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर चेतना सचमुच मौलिक है, फंडामेंटल है, ब्रह्मांड की बुनियाद, तो इस समझ को अपनाने से दुनिया को, खुद को और ज्ञान की हमारी खोज को देखने का हमारा पूरा तरीका कैसे बदल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सब आगे सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।